आज हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द आइटम्स इन लिस्ट वन विद आइटम्स इन लिस्ट टू। यहाँ पर ऑथर्स दिए गए हैं और उनके वर्क्स के साथ उन्हें मैच करना है। एन ब्रोंटे को उनके वर्क एग्नेस ग्रे के लिए जाना जाता है। क्रिस्टीना रोजेटी को उनके वर्क गोबलिन मार्केट के लिए जाना जाता है। चार्ल्स स्विनबर्न को पोएम्स एंड बैलेट्स के साथ मैच करेंगे और रॉबर्ट ब्राउनिंग को द रिंग एंड द बुक के लिए मैच करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एन ब्रोंटे का वर्क है एग्नेस ग्रे, ये 1847 में आया। ये एक नॉवेल है जो कि एक गवर्नेंस के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। चार्ल्स स्विनबर्न का पोएम्स एंड बैलेट्स 1866 में पब्लिश हुआ। ये एक मेजर प्री रैफेलाइट पोएटिक वर्क है। क्रिस्टीना रोजेटी का गोबलिन मार्केट 1862 में पब्लिश हुआ। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपना जो रिंग एंड द बुक है ये 1868-69 में लिखा। ये एक लॉन्ग वर्स नॉवेल है ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग 4 बुक्स वेर पब्लिश्ड इन डिफरेंट ईयर्स, चूज द करेक्ट सीक्वेंसिंग बिगिनिंग विद द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। यहाँ पर क्रोनोलॉजी में जमाना है। ब्राइटन रॉक, द पावर एंड द ग्लोरी, द हार्ट ऑफ द मैटर, द इन ऑफ द अफेयर। तो यहाँ पर सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होगा ए बी सी डी। जो ब्राइटन रॉक है ये 1938 में आया। द पावर एंड द ग्लोरी है ये 1940 में। द हार्ट ऑफ द मैटर 1948 में। जो चारों वर्क्स हैं वो ग्राहम ग्रीनी के नॉवेल्स हैं। द एंड ऑफ अफेयर है वह 1951 में पब्लिश हुआ। मैच द इंडिविजुअल ऑथर एंड देयर वर्क। डीएच लॉरेंस का वर्क है द प्लूम सर्पेंट। जेम्स जॉयस का वर्क है डब्लिनर्स। जेबी टिस्ले का वर्क है व्हेन वी आर मैरिड और शेनो कैसी का है जुनो एंड द पेकॉक। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। डीएच लॉरेंस का प्लूम सर्पेंट 1926 में आता है जो कि एक पॉलिटिकल मिथिक नॉवेल है जो कि मैक्सिको में सेट है। जेम्स जॉयस का डब्लिनर्स 1914 में पब्लिश हुआ। ये कलेक्शन है 15 शॉर्ट स्टोरीज का। जेबी टिस्ले का वर्क है व्हेन वी आर मैरिड, ये एक कॉमेडी प्ले है। और सेनो केशी का वर्क है जुनो एंड द पेकॉक 1924 में आया। यह आयरिश सिविल वॉर पर सेट है। मैच द आइटम्स इन लिस्ट वन विद आइटम्स इन लिस्ट टू। ऑथर है उसके वर्क के साथ मैच करना है। तो जैसा कि आंसर यहाँ पर क्लियर विजिबल दिखाई दे रहा है। सैमुअल बटलर का वर्क है इरेवॉन। जॉर्ज गिसिंग का द ऑड वुमन। H.G. वेल्स का टोनो बंजे। कॉनन डॉयल का द लॉस्ट वर्ल्ड। सैमुअल बटलर का वर्क इरेवॉन 1872 में पब्लिश हुआ। ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है, सैटारिकल नॉवेल है। जॉर्ज गिसिंग का वर्क है द ऑड वुमन 1893 का। ये फेमिनिज्म और विक्टोरियन फीमेल इंडिपेंडेंस पर बेस्ड है। H.G. वेल्स का वर्क है टोनो बंजे 1909 का है। सोशल सटायर है मॉडर्न कॉमर्स और पेटेंट मेडिसिन पर। ऑथर कोनन डॉयल का वर्क है द लॉस्ट वर्ल्ड 1912 में आया। पिक्चरिंग प्रोफेशनल चैलेंजेस। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स। यहाँ पर लिस्ट वन में कैरेक्टर्स दिए गए हैं, लिस्ट टू में वर्क्स दिए गए हैं। कौन से वर्क में कौन सा कैरेक्टर आता है ये मैच करना है। बर्नार्ड की बात करें तो यह वर्जीनिया वुल्फ के वर्क द वेब्स में आता है। कर्नल पेटॉन रुडयार्ड किपलिंग के किंग वर्क में आता है। डिकॉर्ड वो नोस्ट्रोमो में आता है जोसेफ कॉनरेड के। और रोजुमो है वो भी अंडर वेस्टर्न आई में आता है जोसेफ कॉनरेड के वर्क में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो कर्नल पेटॉन है वो रुडयार्ड किपलिंग के किंग में कैरेक्टर है। बर्नार्ड है एक स्पीकर है। वर्जीनिया वुल्फ का जो वेब्स है। मार्टिन डिकॉर्ड कैरेक्टर है, एक जर्नलिस्ट है जोसेफ कॉनरेड के नोस्ट्रोमो में। और किरिल रोजुमो है वो एक प्रोटैगनिस्ट स्टूडेंट है जोसेफ कॉनरेड के वर्क अंडर वेस्टर्न आई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑथर्स को उनके वर्क के साथ मैच करना है। ए हाउसमैन का पोयम कलेक्शन है शॉर्पशायर लैंड। विलियम बटलर इसका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है द ट्रेमलिंग ऑफ द वेल। विल्फ्रेड ओवन वॉर पोएट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान पोयम है स्ट्रेंज मीटिंग। और सिक्राइड सेशन का वर्क है मेमोरी ऑफ अ फॉक्स हंटिंग मैन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट। यहाँ पर अपोजिट पेयर को मैच करना है। तो इमेजिनरी का कॉन्ट्रास्ट पेयर होगा सिंबॉलिक। सेंसरी का होगा सेंसिबल या रियल। इंट्यूटिव का होगा रेशनल। और होलिस्टिक का होगा डुअलिस्टिक। ए का 3, बी का 4। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
जो इमेजिनरी है उसका कॉन्ट्रास्ट होता है सिंबॉलिक के साथ। जो लकानियन साइको एनालिसिस है उसमें जो इमेजिनरी रजिस्टर है वो इमेजेस और आइडेंटिफिकेशन को संकेत करते हैं, और जो सिंबॉलिक रजिस्टर है जो इसका अपोजिट है ये लैंग्वेज और सोशल ऑर्डर को दिखाता है। सेंसरी वर्सेस सेंसिबल, जो फिजिकल सेंसेशन है वह सेंसरी के अंतर्गत आएगा, और जो रेशनल या सेंसिबल परसेप्शन है वो इसका अपोजिट होगा। इंट्यूटिव, इंट्यूटिव एक नॉन डिस्कर्सिव अंडरस्टैंडिंग में आएगा, इसका अपोजिट पेयर होगा रेशनल, जो कि स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल रीजनिंग में आएगा। होलिस्टिक, होलिस्टिक एक सिस्टम है यूनिफाइड होल्स का, और जो डुअलिस्टिक है वो ब्रेकिंग है, अलग अलग टुकड़ों में बांटना है, तो इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट पेयर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग क्रिटिकल थ्योरी टेक्स्ट क्रोनोलॉजिकली। क्रिटिकल थ्योरी, dialectics of enlightenment, negative dialectics, the structural transformation of the public sphere। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ओरिजिनल पब्लिकेशन ईयर को देखें तो BDCA। डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट 1944, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर 1962, नेगेटिव डायलेक्ट्स 1966 और क्रिटिकल थ्योरी सेलेक्टेड ऐसे 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क हैव बीन रिटन बाय सारा वाटर्स। सारा वाटर्स के द्वारा कौन कौन से वर्क लिखे गए हैं? तो द नाइट वॉच और फिंगर स्मिथ, ये दोनों सारा वाटर के द्वारा लिखे गए हैं। जो क्लाउड एटलस है वो डेविड मिशेल के द्वारा लिखा गया है, और वुल्फ और हिलेरी मेंटल के द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अरिस्टोटल्स रिकमेंडेशन फॉर लिंग्विस्टिक स्टाइल। द परफेक्शन ऑफ स्टाइल इज टू बी क्लियर विदाउट बीइंग मीन। Diction should be lofty and raised above the commonplace by employing unusual words. The style should be composed of such unusual words for poetic use. The very language of man is recommended. तो एरिस्टोटल ने परफेक्शन ऑफ स्टाइल की बात कही है, जो कि क्लियर होना चाहिए विदाउट बीइंग मीन, मतलब मीन का मतलब यहाँ पर लो लिया गया है। डिक्शन है उसे लॉफ्टी होना चाहिए, कॉमन प्लेस से अबो उठकर होना चाहिए। तो ये लैंग्वेज ऑफ मेन नहीं होगा क्योंकि उसे ऊपर होना चाहिए कहा गया है। और स्टाइल है वो अनयूजुअल वर्ड से कंपोज्ड, अनयूजुअल वर्ड से कंपोज नहीं होना है, उसके ऊपर होना है। तो ऑप्शन ए और बी सही उत्तर होगा, यानी कि डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑथर्स को वर्क के साथ मैच करना है। एंजेला कार्टर का वर्क है वाइस चिल्ड्रन, हेरोल्ड पिंटर का वर्क है द केयर टेकर, टॉम स्टॉपर्ट का वर्क है द रियल इंस्पेक्टर हाउंड, जे फेरल का वर्क है द हिल स्टेशन, जो कि पोस्टुमसली पब्लिश्ड हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग पोस्ट कॉलोनियल वर्क्स इन सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। तो इसे भी क्रोनोलॉजी में जमाना है। ओरिएंटलिज्म, कल्चरल एंड इंपेरियलिज्म, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, नेशन एंड नरेशन। तो सबसे पहले वर्क आएगा ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, उसके बाद आएगा ओरिएंटलिज्म, उसके बाद आएगा नेशन एंड नरेशन, फिर कल्चरल एंड इंपेरियलिज्म। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है वो 1952 में फ्रेंच फैनन के द्वारा लिखा गया। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद का है, 1978 का वर्क है। नेशन एंड नरेशन होमी भाभा का 1990 का वर्क है, और कल्चरल एंड इंपेरियलिज्म भी एडवर्ड सईद का वर्क है 1993 का। नेक्स्ट है थ्योरिस्ट को उनके कॉन्सेप्ट के साथ मैच करना है। जो नॉर्थॉप राय हैं वो अपने आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं, या जिसे हम मिथिकल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। जैकॉर्ड डरिडा डिकंस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं। जो स्टीफन ग्रीनब्लैट है वो न्यू हिस्टोरिसिज्म या मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। जो टेरी ईगल्टन है वो लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं। नेक्स्ट लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म के वर्क देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52। द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म इज नाइदर टू फाइंड फॉल्ट नॉट टू डिस्प्ले क्रिटिक्स ऑन लर्निंग और इन्फ्लुएंस। फॉल्ट ढूंढना क्रिटिक का काम नहीं है, ये किसने कहा है? Who has given the above idea of criticism? It is to know the best which has been thought and said in the world, and using this knowledge to create a current of fresh and free thought। तो ये आइडिया मैथ्यू अर्नल्ड का है। मैथ्यू अर्नल्ड ने अपने सेमिनल वर्क, सेमिनल जो उनके ऐसे है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, इसमें ये लाइंस कही हैं। तो ये थॉट मैथ्यू अर्नल्ड का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हु इज नॉट अ ग्रीक क्रिटिक। ग्रीक क्रिटिक कौन से नहीं है? तो एरिस्टोटल ग्रीक क्रिटिक में आएंगे, थियोफ्रास्टस भी ग्रीक क्रिटिक में आएंगे, लॉन्जिनस भी ग्रीक क्रिटिक में आएंगे। जो सिज़ेरो हैं वो रोमन क्रिटिक हैं,
Marcus Tullius Cicero was a prominent Roman statesman, orator and philosopher who wrote in Latin. तो Cicero है वो ग्रीक क्रिटिक में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले को उनके टाइप के साथ मैच करना है। मैन एंड सुपरमैन है, उसे हम कॉमेडी ऑफ आइडिया के साथ मैच करेंगे। लव्स लेबर लॉस, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आएगा। द टेमिंग ऑफ द स्लो, ये फार्सिकल कॉमेडी में एलन सू वॉल्टर का वर्क हो जाएगा। अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, मिखेल बाख्तिन का वर्ड हो जाएगा। द डायलॉजिक इमेजिनेशन, फिलिप ब्रॉकमैन का हो जाएगा। द थर्ड कल्चर, जूडिथ बटलर का हो जाएगा। द जेंडर ट्रबल, डी का 4 यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एलन सू वॉल्टर का अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977 का वर्क है, एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का वर्क है। मिखेल बाख्तिन का वर्क है द डायलॉजिक इमेजिनेशन 1981 का, और जूडिथ बटलर का वर्क है जेंडर ट्रबल 1990 का, जो कि जेंडर परफॉर्मेटिविटी की बात करती है। नेक्स्ट है, द टेक्स्ट इज अ टिश्यू ऑफ कोटेशन ड्रॉन फ्रॉम द इनन्यूमरबल सेंटर्स ऑफ कल्चर। रीजन है ओरिजिनलिटी इज हाइपोथेटिकल, तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, और रीजन सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डू नॉट बिलोंग टू विजय तेंदुलकर प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो जो विजय तेंदुलकर का प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं और कौन कौन से कैरेक्टर नहीं हैं। तो इसमें मूर्ति का कैरेक्टर है और कपिल का कैरेक्टर है, तो बी और डी यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बेनारे और कर्णिक कैरेक्टर इसमें नहीं दिखाई देते हैं। जो लीला बेनारे है और कर्णिक है वो विजय तेंदुलकर का ही प्ले साइलेंस इन द कोर्ट 1907 में नहीं में दिखाई देंगे, और नहीं की बात की गई है, डज नॉट की बात की गई है, तो मूर्ति और कपिल नहीं दिखाई देंगे। जो मूर्ति है वह राजा राव का कांतापुरा नॉवेल है उसमें दिखाई देंगे, और कपिल है वो गिरीश कर्नाड का है वदना है उसमें दिखाई देता है। कपिल कपिला भी कहते हैं, देवदत्त ये अया वदना में दिखाई देगा। मैच द इंडियन पोएट राइटर इन कॉलम ए विथ देयर पोएटिक वर्क्स इन कॉलम बी। कमला दास के वर्क की बात करें तो कमला दास के वर्क में आता है ब्लड। गौरी देश पांडे का वर्क है फीमेल ऑफ द स्पाइसेस। शिव कुमार का वर्क है इंडियन वुमन। केकी एन दारूवाला का वर्क है डेथ बाय बरियल या पेस्टिलेंस, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। Which Indian novelist was posthumously held as Rishi and his novel appeared in translation in many regional languages and influenced novelists all over India। तो ऋषि की उपाधि दी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी को, जिन्होंने आनंद मठ की रचना की, और जो वंदे मातरम के रचनाकार हैं उन्हें एक सैज या ऋषि कहा जाता है। सर अरबिंदो और भी अन्य लोगों के द्वारा उन्हें ऋषि की उपाधि दी गई। उनका जो बंगाली नॉवेल है उनके बहुत सारे हिंदी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया था। फॉलोइंग आर 4 नॉवेल्स एंड नेम्स ऑफ देयर प्रोटैगनिस्ट, मैच द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर को मैच करना है, तो यहाँ पर करेक्ट पेयर हो जाएगा आउटसाइडर में हो जाएगा मेरुसॉल्ट। मेटामॉर्फोसिस में जॉर्ज सैम्सा। मैजिक माउंटेन में हो जाएगा हैंस कैस्टॉप, और क्राइम एंड पनिशमेंट में हो जाएगा रॉस्किलिनकोव। इस तरीके से यहाँ पर सही मैचिंग होगा। नेक्स्ट है, लियो टॉल्स्टॉय wrote 4 novels in a specific chronological publication order: The Death of Ivan Ilyich, War and Peace, Anna Karenina, and The Cossacks। Reason है, The Cossacks appeared before War and Peace, The Death of Ivan appeared after War and Peace, and Anna Karenina appeared years after War and Peace। तो यहाँ पर हिंट के रूप में क्रोनोलॉजी का ईयर दिया गया है। अब यहाँ पर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल पब्लिकेशन को बताना है, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल पब्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा द कोसेक 1863 का,
उसके बाद आएगा द वॉर एंड पीस, फिर एना करेनिना 1878 का, फिर डेथ ऑफ इवान इलियट 1886 का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल इज द फेमस मोटो थ्री मस्केटियर इन द नॉवेल रिटन बाय। तो ये किसने का फेमस लाइन है? तो ये अलेक्जेंडर डुमास के द्वारा लिखा गया है। वन फॉर ऑल फॉर वन एक फेमस मोटो है। जो कैरेक्टर है अथोस, पोर्थोस, एरामिस और एर्टेगनॉन, जो फ्रेंच ऑथर है अलेक्जेंडर डुमास का जो फेमस एडवेंचर नॉवेल है द थ्री मस्केटियर 1844 का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true regarding Sir Aurobindo's epic poem Savitri? It has three parts. It is divided in 12 books. It contains about 24,000 lines. It contains 49 cantos. तो ये सारे ही यहाँ पर सही हैं। ये जो नॉवेल है उसके 3 पार्ट हैं, 12 बुक में स्ट्रक्चर है और 49 कैंटोज हैं। और जो लाइन्स हैं वो नियरली 24,000 लाइन्स हैं ब्लैंक वर्स के। तो सारे ही यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन ए बी सी डी ऑल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। Who among the following use myth as technique in their literary work? myth को किसने किसने लिटरेरी वर्क के रूप में यूज किया है? तो गिरीश कर्नाड का जो वर्क है हयावदना, उसमें हम मिथ देख सकते हैं। नागमंडला में भी देख सकते हैं और जो राजा राव है इनके भी वर्क में हम मिथ देख सकते हैं। तो ए और सी यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गिरीश कर्नाड का जो प्ले है जयाति, हयावदना, फायर एंड द रेन और जो राजा राव के नॉवेल्स हैं कांतापुरा और सर्पेंट एंड द रोप, इनमें हम इंडियन मिथ और पुरानिक स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। फॉलोइंग नॉवेल ऑफ मुल्क राज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। तो अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, टू लिव्स एंड अ बर्ड, कूली, अनटचेबल। तो सबसे पहले अनटचेबल वर्क आएगा 1935 में, उसके बाद कूली आएगा 1936 में, टू लिव्स एंड अ बर्ड 1937 में, फिर अक्रॉस द ब्लैक वाटर आएगा 1939 में। तो सबसे पहले डी हो जाएगा, फिर सी होगा, फिर बी, फिर ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, ये इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है मिलान कुंद्रा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग 1984 का नॉवेल है मिलान कुंद्रा का, जो कि फिलोसफिकल थीम को दर्शाती है। एग्जिस्टेंशियल वेट, लाइटनेस, political operation during 1968 Prague Spring. Next है which two among the following are famous poems by Pablo Neruda? Pablo Neruda का famous poem कौन कौन सा है? तो उनके famous poem है If You Forgot Me और A Dog Has Died। तो ऑप्शन बी और डी यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। Match the authors with their works। लियो टॉल्स्टॉय के वर्क की बात करें तो इसमें आ जाएगा अन्ना करेनिना। मार्क ट्वेन के वर्क की बात करें तो हकलबेरी फिन। दोस्तोवस्की के वर्क की बात करें तो नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड और निट्जे के वर्क की बात करें तो द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग क्रिटिकल वर्क्स ऑफ टी.एस. एलियट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। तो सबसे पहले उनका जो एसे है द सेक्रेड वुड, ये आएगा 1920 में। उसके बाद होमेज टू जॉन ड्राइडन आएगा 1924 में। फिर सेलेक्टेड एसेज 1932 में। फिर द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सी डी ए बी।